नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल स्टोर शुरू कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे स्टोर कैसे शुरू किया जाता है, एकदम बेसिक से। तो जिनको स्टोर शुरू करना है या जो सोच रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, अप्रूवल्स कैसे, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत मददगार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे मोस्ट ऑफ आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले। सबसे पहले, आप प्रोप्राइटरशिप पे करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं, एलएलपी करना चाहते हैं। देखिए, प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं तो एक सिंगल आदमी ऑपरेट कर सकता है। एलएलपी जो होता है उसमें 2 या 3 आदमी होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड में भी 2 या 3 आदमी होते हैं। अभी जो नया नॉर्म आया है उसमें सिंगल आदमी भी प्राइवेट लिमिटेड कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ मतलब क्या होता है ना, उसमें ऑडिटिंग होता है, उसमें डेली आपको वो लॉन्ग लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे करना है, तब प्राइवेट लिमिटेड करें। तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रोप्राइटरशिप पे करें अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्टअप करना चाहते हैं। अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, चेन फार्मेसीज करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज के बारे में जानना जरूरी है, वो है फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे या खुद का शुरू करेंगे। क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो पहले आपको फ्रेंचाइजी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी फ्रेंचाइजीज अलग अलग है, जैसे जेनरिक की फ्रेंचाइजी अलग है, एलोपैथिक विद जेनरिक्स की फ्रेंचाइजीज अलग है। इवन कोई फ्रेंचाइजी सिर्फ होम्योपैथिक के लिए भी होती है। बाकी अगर आप खुद का करना चाहते हैं तो अलग, आप एक तो एलोपैथिक के साथ सारी मेडिसिन रख सकते हैं, जैसे रेगुलर आपने मेडिकल स्टोर देखा होगा। एक्सक्लूसिव जेनरिक भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव होम्योपैथिक भी कर सकते हैं, ओके, एक्सक्लूसिव सर्जिकल्स भी कर सकते हैं। तो ये पहले आपको डिसाइड करना होगा मोड ऑफ बिजनेस, और फ्रेंचाइजी चाहते हैं या खुद का चाहते हैं। बेसिकली अगर आपके एरिया में कई ज़्यादा कंपटीशन है और आप बिल्कुल भी अननोन है, आपके एरिया में कई ज़्यादा सर्विसेज देने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बिठाना चाहिए, तो ऐसे एरिया में आप फ्रेंचाइजी के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का ही शुरू कर सकते हैं स्टोर। इसके बाद नेक्स्ट चीज के बारे में जानना जरूरी है कि अगर आप हॉस्पिटल में करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में आपको पहले परमिशन लेनी होगी। हॉस्पिटल में सच में इनसाइड प्रीमाइसेस, हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले एरिया रिक्वायरमेंट जो होती है 120 स्क्वायर फीट की, वो एरिया है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल आपको अलाउ करता है लेकिन एरिया नहीं होता है, तो आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलता। बेसिकली हॉस्पिटल्स के भी कई टाइप्स है, जैसे हॉस्पिटल में पहला आता है सिंगल हॉस्पिटल, डे केयर हॉस्पिटल, ओके। वहाँ पे तो बेसिकली इनसाइड प्रीमाइसेस में मेडिकल स्टोर नहीं होता। दूसरा आता है मल्टी स्पेशलिटी, वहाँ पे होते हैं, ओके, जहाँ पे एडमिशन की सुविधाएं होती है, जिसको हम आईपीडी बोलेंगे। अदरवाइज चेन हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे जुपिटर, फोर्टिस ये है। चेन हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इनसाइड प्रीमाइसेस आप कर सकते हैं, ओके। तो आपको इसके लिए आपको हॉस्पिटल से जानकारी लेनी होगी। इसके बाद और एक चीज के बारे में जानना जरूरी है कि अगर आप फ्रेश चाहते हैं, फ्रेश मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश मतलब उस एरिया में कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं था पहले, अब आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोसीजर वाइज चाहिए। लेकिन अगर आप किसी का ले रहे हैं मेडिकल स्टोर जो ऑलरेडी है वहां पे, इसका टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसीजर अलग है, क्योंकि उसको पहले वाला जो मेडिकल स्टोर है उसको सरेंडर करना पड़ता है। मतलब वो लाइसेंसेस को एफडीए में देना पड़ता है, सरेंडर के लिए एप्लीकेशन करना होता है, वो स्टॉक को होलसेल को देना होता है, उसका वो पूरा जो क्रेडिट नोट है, उसका जो रिटर्न स्टॉक का पूरा स्टेटमेंट एफडीए को देना होता है। उसके बाद वो सरेंडर के लिए एप्लीकेशन करने के बाद लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सरेंडर हो जाता है, और फिर आप नया एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिना एफडीए को जानकारी दिए आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। आगे हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आप किसी का स्टोर ले रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आपको सरेंडर कीजिए, और उससे और भी इंफॉर्मेशन चाहे तो एफडीए से आप जानकारी ले सकते हैं। और एक ये भी है कि आप ये भी देखिए कि पहले वाला स्टोर क्यों बेसिकली वो बेच रहा है। उसके लिए आप डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी बनाए। नया मेडिकल स्टोर पुराना मेडिकल स्टोर टेक ओवर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये पहली चीज़ हमने फैक्टर्स देखे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है। अब आपको देखना है एफडीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि मेडिकल स्टोर डायरेक्टली आप किराना या कोई भी कॉस्मेटिक्स का स्टोर जैसे नहीं डाल सकते डायरेक्टली। इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, और सबसे पहले आपको ड्रग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है।
ओके तो ड्रग लाइसेंस आपको कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ पे होता है? हर एक एरिया के डिस्ट्रिक्ट में आपको एफडीए का ऑफिस मिलेगा। वहां पे आपको पीआरओज मिलेंगे, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। वहां पे जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। इवन ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं, वहां पे भी जाके पूछताछ कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, वहां पे भी पूछताछ कर सकते हैं। बेसिकली सब लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आप वेबसाइट में भी जाएंगे एफडीए के, तो वहां पे भी आपके एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर के नाम्स दिए गए होते हैं और विद कॉन्टैक्ट नंबर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं जानकारी। ओके, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप फिजिकली जाइए और पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशंस क्या है, कौन सी वेबसाइट है और क्या टाइम लगेगा। ओके, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें एरिया रिक्वायरमेंट और लाइसेंसेस की प्रोसीजर क्या है। एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो है, अगर रिटेल करना चाहते हैं तो 10 स्क्वायर मीटर मतलब 120 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। अगर आप रिटेल विथ होलसेल करना चाहते हैं, होलसेल मतलब आप डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक लेना चाहते हैं, मतलब B2B बिजनेस भी करना चाहते हो, B2C भी करना चाहते हैं, उसमें रिटेल विथ होलसेल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 150 स्क्वायर फीट का एरिया बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फिलअप करने होते हैं। ठीक है, जो फॉर्म नंबर 2021 ये होता है एलोपैथिक के लिए। एलोपैथिक में आप जेनेरिक्स, एलोपैथिक ये और सर्जिकल्स मतलब पैरेंटरल मतलब इंजेक्शंस वगैरह सेल कर सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक भी मेडिसिन रखना चाहते हैं तो उसका फॉर्म है 20C, लेकिन उसके लिए बी फार्मेसी होना जरूरी है। शेड्यूल एक्स भी आप रख सकते हैं, जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो 20F नाम से आता है। बेसिकली एलोपैथिक का पहले आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है, फिर शेड्यूल एक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी फीस क्या है। तो बेसिकली ये अप्लाई करने के लिए आपको 3250 अराउंड फीस आती है। थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है एरिया स्टेट वाइज, लेकिन इतना फीस एवरेज आता है आपको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रिटेल के लिए। रिटेल विद होलसेल करेंगे तो 6500 गवर्नमेंट ऑफिशियल फीस है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहली गाइडलाइन है डॉक्यूमेंटेशन जो आप सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट शुड बी इन 150 DPI ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। देन नेक्स्ट है शेयर ऑल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करेंगे तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होते हैं। देन नेक्स्ट है ऑल इंफॉर्मेशन फील्ड शुड बी करेक्ट एंड इफ फीस इज पेड इट शुड नॉट बी रिफंडेड। इसके बाद नेक्स्ट है ओनली डॉक्यूमेंट शुड बी ई-सेंड, नॉट सबमिट फिजिकली टू एनी एफडी ऑफिस। एंड लास्ट वन, शेड्यूल एक्स शुड अप्लाई सेपरेटली। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा आईडी प्रूफ, पैन, आधार। इसके बाद टैक्स रिसिप्ट लगेगी, इंडेक्स 2 लगेगा। अगर आपका खुद का शॉप है तो रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, अदरवाइज रेंट एंड लीज एग्रीमेंट 5 साल के लिए लगेगा। अगर आप विलेज में करना चाहते हैं तो नमूना नंबर 8 लगेगा। ग्राम पंचायत जो आपकी एरिया की उनसे एनओसी भी लगेगा। और अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में करना चाहते हैं तो उसके इंडस्ट्रियल जोन से भी एनओसी लगेगा। अगर आप सोसाइटी में करना चाहते हैं सोसाइटी से एनओसी लगेगा। नेक्स्ट है फॉर न्यू प्रॉपर्टी। ओके, फॉर न्यू प्रॉपर्टी इसके लिए आप अगर मान लो नई प्रॉपर्टी है, जस्ट बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो पोजीशन लेटर लगेगा बिल्डर से। और अगर प्रीमाइसेस आपके नाम पे नहीं है, फादर्स के नाम पे है या किसी रिलेटिव के नाम पे और आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनसे डिक्लेरेशन लगेगा स्टैम्प पेपर पे। इसके बाद एक मैप लगेगा जहाँ पे आपके स्टोर की पूरी डिटेल्स वहाँ पे आपको शो करनी होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा लेटेस्ट। इसके साथ फार्मेसी सर्टिफिकेट मतलब रजिस्टर्ड फार्मेसी सर्टिफिकेट जो PCI से आता है। उसके बाद लास्ट ईयर मार्कशीट लगेगी। इसके बाद रेफ्रिजरेटर की रिसीट लगेगी, रेफ्रिजरेटर नया लगेगा और उसका परचेस रिसीट लगेगा। देन फार्मासिस्ट का फोटो लगेगा, स्मार्ट PPP फार्मासिस्ट प्रोफेशनल प्रोफाइल आता है, उसका स्मार्ट कार्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो MOA एंड LOA लगेगा। देन डायरेक्टर, अगर आप इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर लिस्ट विथ DIN नंबर, देन एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लगेगी। अब बात करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, ड्रग लाइसेंस मिलने तक की स्टेप्स क्या होती है। पहले तो आपको ऑनलाइन जाके आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट, आपके शॉप का नाम, पहले ही आपको डिसाइड करना है नाम शॉप का, देना एड्रेस वगैरह ये सब वहाँ पे लिखना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फीस के लिए रिक्वेस्ट आएगी, फीस पे करनी है। फीस भी पे करने के बाद उसका प्रिंट आपको फिर से अपलोड करना है, ई अपलोड।
इसके बाद वो जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, अब तो यहाँ तक प्रोसीजर आपको करनी है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ड्रग इंस्पेक्टर आपकी एरिया में विजिट करेंगे, आपकी शॉप में विजिट करेंगे, वहाँ पे पूरा एरिया देखेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, फिर आपको ड्रग लाइसेंस अप्रूव किया जाता है। तो लगभग ये 21 डेज की प्रोसीजर है। थोड़ा सा 1 वीक इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, लेकिन आपको ये विद इन अ मंथ मिल जाता है ये सारा प्रोसीजर करके। ठीक है, अगर आपको समय लग रहा है तो आप ड्रग ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपकी एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपकी एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जोन भी कई कबार होते हैं, कौन से जोन में आपका स्टोर आता है, तो उसके अनुसार आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अब इसके साथ हम और कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर कौन सा लगेगा। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो होता है वो मेडिकल ये यूज के लिए आपको बोलना है कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाके, तो आपको 25-30,000 में मिल जाएगा, इससे कम में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेडिकल यूज का ही चाहिए, जो हम रेगुलर घर में यूज करते हैं वो नहीं चलेगा। डबल डोर मतलब अलग से आते हैं अभी, तो वो नहीं चल लगते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्नीचर में 2 टाइप आते हैं। एक तो आप एल टाइप फर्नीचर कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर अंदर आके पूरा आपके शॉप में जो आपने रखा है वो देख सकता है। तो बेसिकली एल टाइप का जो फर्नीचर है वो वहां पे रखिए जहाँ पे आपको मतलब कस्टमर अंदर आके आपको दिखाने की जरूरत है आपके स्टोर के सारी इन्वेंटरी। जहाँ पे ये स्टैंड अलोन फार्मेसी होते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल का सपोर्ट नहीं रहता, उस केस में आप एल टाइप कर सकते हैं, या रोड में काउंटर है आपका तब भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हॉस्पिटल में प्रीमाइसेस में, तो आप फ्रंट काउंटर कर सकते हैं, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कस्टमर को अंदर आके देखने की। तो 2 टाइप के फर्नीचर है, इसमें स्टील फर्नीचर भी है, वुडन का भी फर्नीचर है। स्टील फर्नीचर इफेक्टिव है क्योंकि वहां पे आप मूव कर सकते हैं, जो वुडन का फर्नीचर है वो मूव करने में दिक्कतें आएगी। ठीक है, और उसकी लाइफ भी कम होती है, 5-6 साल के बाद आपको उसमें मतलब जो शाइन आती है पहले वो नहीं दिखेगी। तो वुडन का मैं नहीं प्रेफर करूंगा, स्टील का ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक, आप जिन लोगों से परचेस करोगे उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल स्टोर में। ओके, क्योंकि फर्नीचर तो हर शॉप में लगता है, लेकिन मेडिकल स्टोर का फर्नीचर बनाने के लिए उसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें टैबलेट, सिरप, ठीक है, उसमें रखने की भी प्रोसेस है। जब आप फर्नीचर लेके आएंगे तो उसको A to Z रखेंगे जो मेडिसिन है। ओके, कई कबार आप ऐसा भी रख सकते हैं, कंपनी वाइज भी रख सकते हैं, ब्रांड वाइज भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एरिया रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड्स लगेंगे। बोर्ड्स आप नॉर्मली बोर्ड कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है आपके शॉप अगर रोड पे है तो आप लाइटिंग का बोर्ड कर सकते हैं, एक्रेलिक्स का बोर्ड कर सकते हैं, इवन डिजिटल बोर्ड भी कर सकते हैं। और आप आपके शॉप अगर कोई लेन में है तो बाहर भी एक फ्रंट में बोर्ड लगा सकते हैं, जहां पे लोगों को पता चलेगा कि इनसाइड कोई फार्मेसी है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद अगर आपको सॉफ्टवेयर रखना है तो कौन सा रखना चाहिए। बेसिकली सॉफ्टवेयर्स आपको पहले ये देखना है कि आपकी एरिया में रिटेलर कौन सा यूज करे, होलसेलर कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेफर करिए वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दूसरा भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप इसके बारे में पहले ये देखिए कि सॉफ्टवेयर में बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। पहले तो सेल होना चाहिए, परचेस होना चाहिए, देन प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होनी चाहिए, जीएसटी रिपोर्ट्स होना चाहिए, देन एडमिन लॉगिन होता है वो 5 लॉगिन होने चाहिए। मतलब आप अकेले ना करें, मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं, 5 लोग के लिए अलाउ होना चाहिए एक्सेस। देन कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर भी आपके स्टोर में ऑनलाइन ऑर्डर कर पाए, ऐसे एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, वो होना चाहिए। देन ड्रग डिक्शनरी भी होती है मेडिकल मतलब कोई सॉफ्टवेयर्स में, जिससे आप मतलब मेडिसिन की जानकारी भी ले सकते हैं और साथ में मेडिसिन को सेव करने में आसानी हो जाती है। बारकोड सिस्टम रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे हर टैबलेट को बारकोड रहेगा तो आपको इजीली उसका बिलिंग भी होता जाएगा और इन्वेंट्री मेंटेन करने में आपको आसानी रहेगी। और साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर में जो क्लाउड बेसिस पे भी चलते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर आज यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए हमने एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देख लीजिए। ओके, बात करेंगे अभी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन कौन कौन से रखें। तो मेडिसिन कौन कौन से रखें ये आपकी एरिया पे रिक्वायरमेंट्स के अनुसार है। पहले आपको आपके नियर बाय जो हॉस्पिटल से उसकी जानकारी लेनी है, उससे डॉक्टर्स से मेडिसिन की लिस्ट लेनी है और एरिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार धीरे धीरे आप स्टॉक बढ़ाते जाइए। ठीक है, अगर आपको पूरी डेडिकेटेड लिस्ट चाहिए जहाँ पे सर्जिकल, जेनेरिक्स,
होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एफएमसीजी, हर मेडिसिन देन इंडिकेशन, एमआरपी, देन उसका पैकिंग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए डेडिकेटेडली। तो हमने ऑलरेडी इसमें लिस्ट प्रिपेयर की है। लगभग 1500 से ज़्यादा ब्रांड्स है जो नए मेडिकल स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी और डिमांडेड मेडिसिन है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, हालांकि वो पेड है, ठीक है। उसका कॉस्टिंग है 500 रुपीज़, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है फाइनेंशियल्स की। तो कितने फाइनेंशियल्स लगेंगे एक मेडिकल स्टोर सेटअप करने में? तो 3 प्रकार के फाइनेंशियल्स आते हैं। पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट आती है, दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल, तीसरा आता है फ्यूचर एक्सपांशन। पहला फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फर्नीचर, ओके, रेफ्रिजरेटर, देन प्रिंटर, देन आपका पीसी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, सॉफ्टवेयर रखेंगे वो, और इनिशियल स्टॉक, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग मतलब पहला फिक्स्ड कॉस्ट है। और इवन डिपॉजिट भी आप शॉप का देते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आती है, तो ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है। देन वर्किंग मतलब डेली बेसिस पे लगने वाली है, मतलब मेडिसिन शॉर्ट होता है तो वो आपको परचेस करना है, तो वो कॉस्टिंग रहेगी। देन रेंट का मंथली आपको रेंट देना होता है अगर शॉप रेंट से। देन एम्प्लॉय की सैलरी है, डिलीवरी बॉय होता है तो उसकी सैलरी है, मतलब इवन इंटरनल मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो और भी चीज़ें होती है, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल रहेगी। फ्यूचर एक्सपांशन मतलब आप फ्यूचर में मान लो कंपनीज रिटेल से होलसेल, रिटेल विथ होलसेल, तो होलसेल में कौन सी कंपनी लेनी है, या फिर पीसीडी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं, तो उसमें एक्सपांशन के लिए भी स्कोप होता है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली रोलिंग मनी भी आपको लगेगी, ठीक है। तो जितना आप मेडिसिन रखने वाले उतना आपको मोस्टली रोलिंग मनी रखना है। तो कॉस्टिंग कितना आना चाहिए एक स्टोर का, तो वो डिपेंड है एरिया में, वो डिपेंड है रिक्वायरमेंट्स पे। तो अगर विलेज में शुरू करते हैं तो 7 लाख से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अर्बन में या मेट्रो सिटी में शुरू करते हैं 20-25 लाख तक भी कॉस्टिंग जा सकते हैं, इवन मोर देन दैट भी, ठीक है। कोई स्टोर अगर मेडिकल स्टोर विद सुपरमार्केट करते हैं तो कॉस्टिंग जाती है। देन मेडिकल स्टोर में आप अगर सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल की इनसाइड प्रीमाइसेस में करते हैं तो फिर आपकी कॉस्टिंग कम आ सकती है, ठीक है। लेकिन डिपेंड है, आप स्टैंड अलोन करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल का सपोर्ट नहीं है तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हर मेडिसिन आपको रखनी होती है, ओके। तो डिपेंड ऑन योर एरिया एंड रिक्वायरमेंट वो कॉस्ट डिफर होती है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया, मेडिकल स्टोर शुरू कैसे किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसमें कितना समय लगता है। और सबसे पहले चीज़, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने ज़रूरी है, उसी वो तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप फार्मेसी शुरू नहीं कर सकते। अब मान लो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है नहीं, तो किसी को हायर करके भी ये मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप एक रिटेल से मल्टीपल रिटेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें मल्टीपल बिजनेस में आती है। तो आज हमने देखा कि रिटेल स्टोर कैसे एक्सक्लूसिवली शुरू किया जाता है और उसकी प्रोसीजर्स क्या है। और अगर आपको डेडिकेटेडली इंफॉर्मेशन चाहिए कि रिटेल स्टोर शुरू कैसे किया जाता है, उसको ग्रो कैसे किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड किए जाते हैं, एक्सपायरी मैनेजमेंट कैसी होती है, प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होती है, और देन आपके स्टोर को ग्रो करने के लिए आपको क्या और चीज़ें करनी चाहिए, जैसे ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं, देन अलग अलग कैंपेन्स भी कर सकते हैं, विदाउट एनी डिस्काउंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 डेज लाइव वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं खुद पूरा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। 9 दिन का ये पूरा होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल जानिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोग तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।